हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिरबी नरूका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स स्टडी किए थे। नाउ वी विल डिस्कस द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और हम जो चार सेल ऑर्गेनल्स इसमें स्टडी करेंगे वो है ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंड ये जो चारों सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यू नो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? देखो क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स, वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक होता है, पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट वे में, मींस दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड फंक्शन इन अ सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें हम बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? ये जो चार सेल ऑर्गेनल्स हम अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज ईआर, इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Okay. Now, ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, this term was given or they were discovered by Porter. ठीक है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उनका नाम है पॉटर। अब ये देखोगे स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना न्यूक्लियस की, वो साइटोप्लाज्म में कई बार एक्सटेंड हो जाती है इनटू फ्लैप्स ऑफ मेम्ब्रेन। This flaps of membrane is known as endoplasmic reticulum. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड दे आर फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन दिस वे एंड दे आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखोगे ये जो फ्लैप ऑफ मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ राउंड बॉडीज, राउंड जैसे आप बोलोगे ना कि स्मॉल स्मॉल बीड्स जैसे इम्बेडेड है। ये जो बीड्स हैं दे आर द राइबोसोम्स। तो ER which have ribosomes on their surface are known as rough endoplasmic reticulum। और कुछ ER ऐसे भी होते हैं जिनके पास राइबोसोम्स नहीं होता और वो एकदम उनका सरफेस स्मूथ होता है, सो दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब अगर आप देखोगे तो राइबोसोम्स जो है उसमें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, कुछ ट्यूब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और कुछ ओवल वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूब्यूल से ही कई बार राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से आपका ईआर बना होता है। एंड मोस्टली जो वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, मतलब smooth endoplasmic reticulum is made up of tubules and vesicles, whereas जो आपका rough endoplasmic reticulum है it is made up of cisternae mostly, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स है, वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पे तो नहीं एनक्लोज हो सकते, एम्बेड हो सकते, तो वो मेम्ब्रेन फ्लैप्स पे ही एम्बेडेड होते हैं। सो इसीलिए जो आपका RER है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ sac like structures called cisternae. Now What are the functions of endoplasmic reticulum? क्या functions होते हैं? क्या functions है आप ही सोचो कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, so this ER is responsible for synthesis of various biomolecules like proteins, steroids, cholesterol, lipids. लिपिड्स जो फंक्शन है ना सिंथेसिस का वो SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप दोनों के फंक्शंस अलग अलग डिफाइन करोगे तो RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो SER है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरे सेल में फैला हुआ होता है बिकॉज इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एज वेल एज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है, साइटोप्लाज्म से भी कुछ अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ER हेल्प करता है। तो उसका फंक्शन साइटोप्लाज्म का, तो वो पूरे सेल में फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन वो स्प्रेड आउट होता है। और दूसरा काम क्या है सिंथेसिस का, इट इज सिंथेसाइजिंग वेरियस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फॉर द सेल, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग, क्योंकि वो पूरे सेल में फैला हुआ है तो एक एंडोस्केलेटन भी फॉर्म करके रखता है सेल का, तो इट फॉर्म्स एन एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। देन और क्या फंक्शन है, SER का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो आपको याद रखना है, दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो अगर कुछ ड्रग्स हैं या कुछ पॉइजनस प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, SER। ठीक है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो डिफरेंट फंक्शन स्मूथ ER के हैं, दैट इज दे सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड दे
ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एसईआर से ही रिलेटेड है। और ईआर के आरईआर के प्रोटीन सिंथेसिस है। और अगर कॉमन फंक्शंस देखेंगे तो दे आर फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एज वेल एज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और इनका एक और काम क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों मिलकर मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन, सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ठीक है, तो दिस इज क्लियर अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं और डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम इसलिए याद रखने कि अगर कभी आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्टियोसोम्स जो होते हैं स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में अगर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है गोल्जी बॉडी भी एक नेटवर्क हो जाता है ना, उसका उसका जब स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे तो वो भी एक फैला हुआ नेटवर्क ही रहता है। तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल की वजह से उसके सेल ऑर्गेनल्स को ज्यादा जगह नहीं मिलती है इन द सेल, तो वहां पे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, जोम्स जब टर्म आता है ना तो छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम जोम्स बोलते हैं, लाइजोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। तो डिक्टियोसोम्स क्या है, वो गोल्जी बॉडीज को ही बोला जाता है इन द प्लांट सेल। तो गोल्जी बॉडीज बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी अपैरेटस बोलो। अपैरेटस मतलब एक, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का भी, जैसे ईआर का एक नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है ईआर। अच्छा, ईआर का मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन ऑफ नेटवर्क, रेक्टिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज प्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इसलिए उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। गोल्जी बॉडीज भी ऐसा ही एक नेटवर्क होता है, तो इसीलिए उसको एक गोल्जी अपैरेटस नाम दिया गया, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम बोलते हैं ना एक ऑफिस में हम सेक्शंस बनाते हैं, अलग अलग क्यूबिकल सेट करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ सेल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस का काम ही ऐसा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या फॉर्म्स है उसमें भी, जैसे कि आप देखोगे उसमें भी फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये जो सिस्टर्ने होते हैं ना, ये एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होते हैं। आप स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम लोग, तो डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, ऐसे कर्व्स हैं ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोल रहे हैं सिस्टर्ने। और ये जो सिस्टर्ने एक के ऊपर एक है, यू कैन सी हियर। और आगे की तरफ उसका सिस फेस है विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड वहां पे वो उसका आप देखोगे जो विड्थ है वो कम है, लेकिन वो जैसे जैसे मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है वो फैलता जा रहा है, एंड दैट इज द ट्रांसफेस इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो सिस फेस से वो रिसीव करता है कोई भी मॉलिक्यूल जो ईआर से बन के आता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, एंड उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू द टारगेटेड सेल ऑर्गेनल्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, आप ये देखो यहाँ से क्या होता है, ट्यूब्स निकल रही है, इनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इन ट्यूब्यूल्स जो होती है ये एंड अप होती है इनटू राउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेसिकल्स। ठीक है, तो जैसे आप देखो इस ट्यूब्यूल से एक बड हो रहा है, एक वेसिकल बाहर निकल रहा है, और फिर ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा, और इसके अंदर वो जो भी बायोमोलिक्यूल होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये कैरियर हो गया, मतलब एक कोरियर हो गया, पैकेज होगा ट्रांसफेस से बाहर जाएगा और टू द टारगेटेड सेल ऑर्गेनल ये जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। और गोल्जी अपैरेटस का जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया उससे आपको इसका फंक्शन क्लियर होगा कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग द बायोमोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ईआर। मैंने बताया ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है तो कोऑर्डिनेटिंग वर्क है, तो ईआर जो भी बना रहा है उसकी मॉडिफिकेशन, अगर उसमें कुछ चाहिए तो मॉडिफिकेशन, और उसकी पैकेजिंग कहाँ हो रही है, गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज उसको मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द टारगेटेड सेल ऑर्गेनल। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, एंड सो दे आर ऑल्सो नोन एज द कोरियर सर्विसेज ऑफ द सेल और पैकेजिंग सर्विसेज ऑफ द सेल। तो जैसे कोरियर सर्विस वालों का काम क्या होता है, एक जगह से सामान को दूसरी जगह तक उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, गोल्जी बॉडीज का भी वही काम है। तो आप देखेंगे ये इसका रिसीविंग फेस है जिसको हम सिस फेस बोलते हैं, ट्रांसफेस जो होता है जहां से वेसिकल्स बड आउट होते हैं एंड बड ऑफ होते हैं, एंड देन दे गो टू द टारगेटेड सेल ऑर्गेनल। रिसीविंग फेस इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसफेस इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन।
गोल्जी apparatus इज क्लियर टू यू ऑल? तो मेन फंक्शंस इसके क्या क्या है? इसके फंक्शंस है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी वेसिकल्स। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट्स वो पैक करके आते हैं वो सिक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, इसके अंदर वो पैक हो जाते हैं। तो ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से निकल रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीट आउट हो रहा है गोल्जी बॉडी से। और इसी वजह से यहां से जब कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बन के आते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी में ही आके पैक होता है और सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में बड ऑफ होता है फ्रॉम गोल्जी बॉडी। तो ऐसे सिक्रीटरी वेसिकल विच इज हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज। तो अगेन लाइसोसोम इज आल्सो कनेक्टेड विद गोल्जी बॉडी, ये भी एक कोऑर्डिनेटेड वे हो गया। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चल रहा है अभी, ये यार गोल्जी बॉडी। अब नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि वो गोल्जी बॉडी से ही निकले एक सिंगल वेसिकल के फॉर्म में बाहर आया है। और ये वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक मींस जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दे आर मोस्टली द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कराते हैं। ये वो प्रोटीएज भी हो सकते हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराए, डीएनए हो सकते हैं जो डीएनए का ब्रेक डाउन कराए, या लाइपेज हो सकते हैं जो लिपिड का ब्रेक डाउन कराए। तो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सबके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अलग अलग टाइप के होंगे और वो कहाँ प्रेजेंट है? इन द लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर द सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, और हम इन्हें और क्या बोलते हैं? दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन। ठीक है, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कई बार सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हो जाते हैं जो कि पुराने हो गए या दे आर नो मोर फंक्शनिंग इन द सेल, तो उनको सेल के अंदर से रिमूव करना इज रिक्वायर्ड। तो वो सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द लाइसोसोम्स एंड लाइसोसोम्स क्या बना लेता है? एक सुसाइडल बॉम्ब है, क्योंकि उसके पास जो भी आएगा तो वो उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसको उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इसीलिए उसको सुसाइडल बैग्स करते बोलते हैं कि वो जो भी प्रेजेंट है या जिसको भी वो इनगल्फ करेगा वो उसका ब्रेक डाउन कर देता है। सो दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो सेम, उसका कॉम्पोजिशन ईआर गोल्जी बॉडीज के जैसा ही है, बिकॉज वो उसी से बन के निकला है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है ना सेल का उसका डिस्पोजल लाइसोसोम ही करता है, क्योंकि उसी के पास सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब देखो आप यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये आपका ईआर है और उसी के बगल में क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज और ईआर का फंक्शन जो होता है ना बहुत कोऑर्डिनेटेड है और दे आर वर्किंग टुगेदर क्लोज, सो दे आर ऑलवेज क्लोजली एसोसिएटेड। जहां पे भी ईआर होगा ना उसी के पास में गोल्जी बॉडीज मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। अब गोल्जी बॉडी से आप देखो ऐसे वेसिकल्स निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो वेसिकल्स है ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो एकदम बन के निकले हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं ये अगर किसी फूड पार्टिकल के साथ कंबाइन हो गए, जैसे यहाँ से एक फूड पार्टिकल अंदर आया सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस और ये लाइसोसोम इसके साथ कंबाइन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर फेगोसोम, फेगोलाइसोसोम। फेगो मतलब फूड एंड लाइसोसोम व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद द फूड पार्टिकल या फूड वैक्यूल के साथ जब लाइसोसोम कंबाइन हो जाता है उसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। अब क्या करेगा ये लाइसोसोम? उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा, तो वो एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया। तो डाइजेस्ट होने के बाद वो जो फूड पार्टिकल है जो कॉम्प्लेक्स था अब सिंपल फॉर्म में आ गया, एंड ये सिंपल फॉर्म में इजिली लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फर्दर एसिमिलेट होगा इनटू अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे ये जो वैक्यूल बचा है इसके पास, ये जो डाइजेस्टिव वैक्यूल बचा अब इसके पास क्या बचा? इट इज लेफ्ट आउट विथ ओनली अनडाइजेस्टेड मैटर, इसको हम बोलते हैं रेसिडियल लाइसोसोम। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है बचा, अब ऐसा वेस्ट बचा है जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इट विल बी गिवन आउट ऑफ द सेल और एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस टर्म्स में यूज कर रही हूँ यहाँ पे, इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो प्लीज चेक दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज टर्म्स एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो देखिए आप यहाँ पे लाइसोसोम्स आपने देखे, प्राइमरी लाइसोसोम थे, सेकेंडरी लाइसोसोम थे जिनको हम फेगोलाइसोसोम भी बोलते हैं, रेसिडियल लाइसोसोम्स थे। एक होते हैं ऑटोलाइसोसोम्स। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स वो होते हैं जो अपने ही सेल के पार्टिकल्स का
डिग्रेडेशन करते हैं या उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो अब सेल के रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे या फिर वो टोन आउट हो चुके हैं, उनका वो फंक्शनलेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं लाइसोसोम्स, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम्स। These are formed by the union of the primary lysosomes and worn out cell organelles। ठीक है, जो भी worn out cell organelles है वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और ऐसे लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल। अभी तक जो भी सेल ऑर्गेनल्स मैंने पढ़े हैं, मैंने समझाए हैं आपको, वो सब किसके हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड है, बिकॉज इनके सबके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड थे। आपने खुद ने चेक किया कैसे फंक्शन कोऑर्डिनेट हो रहा था। वैक्यूल भी पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में आइदर वैक्यूल इज वेरी स्मॉल इन साइज और इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज करते हैं ये। और दूसरी बात है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इन प्लांट सेल्स। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको अलग नाम दिया गया है, इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट और इनसाइड, ठीक है, ये वैक्यूल है, इसकी जो मेम्ब्रेन इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं और इसके अंदर जो भी ल्यूमेन है, मतलब जो फ्लूइडी मैट्रिक्स है, उसको हम बोलते हैं सैप, सेल सैप। ठीक है, और ये जो सेल सैप होता है इसमें मोस्टली सारे डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो भी सेल प्लांट सेल बनाता है वो उसको स्टोर करता है वैक्यूल में, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सैप होता है ये, इसलिए इसको हम फ्लूइड नहीं बोल रहे, सैप बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब सेल सैप के अंदर सॉल्ट्स भी है, शुगर्स हैं, एंजाइम्स हैं, पिगमेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है इन द सेल सैप। अब वैक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, like there are contractile vacuoles, there are gas vacuoles, there are food vacuoles and storage vacuoles। तो storage vacuoles का जो मेन फंक्शन होता है वो they are acting as the reservoirs। ठीक है, वो स्टोर करते हैं और they are also helping in providing turgidity to the plant cell। ठीक है, अगर वो हाईली मतलब उनके पास क्या है, टर्जिडिटी मतलब उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को। ठीक है, अगर उसमें बहुत पानी भरा होगा तो वो बलून की तरह फूले रहेंगे और प्लांट सेल जो होगा टर्जिड लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल ओनली। तो अगर वो फूला हुआ है तो प्लांट सेल भी फूला हुआ दिखेगा, और अगर उसमें वो फ्लैसिड कंडीशन में है, मतलब उसके पास से सारा पानी बाहर चला गया है, तो प्लांट सेल भी फ्लैसिड वे में दिखेगा। तो उसका जो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की जो कंडीशन है वो वैक्यूल मेंटेन करता है, उसका सेल शेप मेंटेन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है? सॉरी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये होते हैं, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इनका जो फंक्शन होता है दैट इज, इनका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। वो वाटर बैलेंसिंग करते हैं इनसाइड द सेल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्चुअली फ्रेश वाटर एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और वहां पे क्या होता है, क्योंकि एनिमल सेल के पास अपनी कोई आउटर कवरिंग, सेल वॉल जैसी कोई आउटर कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जब भी वाटर अंदर आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, उसको फ्लश आउट कर देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं एंड दे हेल्प इट मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इन दिस वे दे आर हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहां प्रेजेंट है? इन केस ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल सेल्स। उसके बाद फूड वैक्यूल्स, अभी हमने लाइसोसोम के केस में पढ़ ही लिया था कि वैक्यूल्स विच आर स्टोरिंग फूड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं? गैस वैक्यूल्स होते हैं जिनमें एयर स्टोर होती है। दे आर हेल्पिंग, वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, बिकॉज वो बायंसी प्रोवाइड करते हैं। जितने ज्यादा वैक्यूल्स में गैस होगा तो वो फ्लोट कर पाएगा इजिली ऑन वाटर, so they are providing buoyancy to the cells. So gas vacuoles are the vacuoles which are filled with air. I hope all the 4 single membrane bound cell organelles are clear to you. बच्चों को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, चाहे वो इससे प्रीवियस वाले डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, या कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तभी मैं उसको समझा पाऊंगी आपको। ठीक है, और आपको लगता है whatever feedback you want to give, please give. I will be glad to hear from you all, and keep watching the channel for more content and more topics. And please keep watching the channel. For that, please subscribe the channel and turn on your notification, because I don't want कोई भी lesson आप miss करें। Take care. Bye.